हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। अपने इस सीरीज में हम हिंदू लॉ डिस्कस कर रहे हैं। अपने लास्ट लेक्चर 10 में हमने कंप्लीट किया था सेक्शन 8 तक, जिसमें हमने हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या नियम है, क्या रूल्स हैं, इन सबको क्लियर कर लिया था। आज के इस लेक्चर 11 में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की, मींस दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना क्या है। जब शादी हो जाती है तो दोनों पक्षकारों का ये दायित्व बन जाता है, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो एक दूसरे के साहचर्य एवं सहवास प्रदान करें, मींस ये दोनों एक दूसरे के साथ रहें। यदि ऐसा कोई व्यक्ति मींस विवाह के दोनों पक्षकारों में से कोई भी एक पक्षकार बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, बिना किसी उचित कारण के दूसरे पक्षकार को अपने आप से अलग कर लेता है, वहां दूसरा पक्षकार पीड़ित को, जो कि क्या कहलाता है, पीड़ित पक्षकार कहलाता है, उसे ये एक राइट मिल जाता है कि वह न्यायालय में जाए और दूसरे पक्षकार से क्या क्या प्रदान करने की याचिका डाले, साहचर्य एवं सहवास प्रदान करने के लिए उसे बाध्य किया जाए। इसलिए एक अर्जी पेश करे। कहां पर पेश करे? जिला न्यायालय के अंतर्गत पेश करें। सामान्यतः अगर हम ये देखें कि दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना कहां पर स्टार्ट थी, पहले कहां से आई, तो हम ये जानेंगे कि ये अनुतोष, जो ये रिलीफ था रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का, ये सबसे पहले यहूदी विधि में प्राप्त होता था। मींस यहूदी लॉ में इसके बारे में क्या था, इसके बारे में प्रावधान था या फिर प्रोविजन दिए गए थे यहूदी लॉ के अंतर्गत। इसके बाद में ये रिलीफ इंग्लिश लॉ में भी प्राप्त होने लगी और इंग्लिश लॉ से कहां पर आया, इंडिया में आया। सबसे पहले स्टार्टिंग में ये रिलीफ किसे मिलता था, सिर्फ पुरुषों को मिलता था, सिर्फ मैन ही इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। स्त्री को पुरुष का सांपत्तिक अधिकार माना जाता था। यह माना जाता था कि स्त्री क्या है, पुरुष की संपत्ति है। अगर पक्षकारों में कोई विवाद होता था उसे सूझबूझ से निपटा लिया जाए, ना कि संबंधों की बलि चढ़ाकर, ये माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, इसलिए दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना के नाम का एक अनुतोष, एक रिलीफ प्रदान किया गया हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत। जब हमने देखा कि एक वर्ग था, कौन सा, एक सामान्य वर्ग था, पढ़ा लिखा एक वर्ग था हिंदू का, वो क्या चाहता था, वो ये चाहता था कि अनुतोष, विवाह से संबंधित कुछ अनुतोष प्रदान किए जाएं, और इसी प्रकार के अनुतोष कहां दिए गए, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत दिए गए, जिसमें कि सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट और जुडिशियल सेपरेशन भी दिया गया, जिससे कि पति या पत्नी एकदम से तलाक ना ले ले या उनका तलाक ही ना हो जाए। इंग्लैंड के मैट्रिमोनियल एक्ट 1976 से यह अधिकार समाप्त कर दिया गया है। कहां पर? इंग्लैंड में। भारत में ये आज भी मान्य है और लगभग सभी धर्मों में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लगभग सभी धर्मों में ये क्या माना जाता है, प्रभावी माना जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 में केस डालकर, अर्जी देकर क्या होता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए डिक्री प्राप्त की जा सकती है। कहां से? जिला न्यायालय से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। जब ऐसी डिक्री प्राप्त हो जाती है तो उसे सीपीसी के ऑर्डर 21 के रूल 32 के अंतर्गत ऐसी डिक्री का क्या किया जा सकता है, एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है, निष्पादन संभव होगा। निष्पादन कैसे होगा कि अगर कोई व्यक्ति को मिल गई है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिक्री और सामने वाला पक्षकार उसके साथ में रहने से अभी भी मना कर देता है, तो संपत्ति की कुर्की कराकर, ऐसे पक्षकार की संपत्ति की कुर्की कराकर उसे प्रभावी किया जा सकता है। ऐसी डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। कहां से किया जा सकता है? सीपीसी के ऑर्डर 21 के रूल 32 से। ओके, अब हम देख लेते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत इसका क्या प्रावधान है। हम देखेंगे कि सेक्शन 9 बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की। सबसे पहले हम एक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है कि व्हेन आइदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज withdraw from the society of the other, the aggrieved party may apply by petition to the district court for restitution of conjugal rights, and the court, on being satisfied of the truth of the statement made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal right accordingly. ठीक है, बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जबकि पति या पत्नी में से किसी ने
युक्तियुक्त प्रति हेतु के बिना दूसरे से अपना साहचर्य और सहवास प्रत्याहृत कर लिया है या हटा लिया है, तब परिवेदित पक्षकार मीन्स ऐसा पक्षकार जो कि पीड़ित है, दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना के लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की के लिए क्या कर सकता है, याचिका डाल सकता है। कहां पर? जिला न्यायालय में कर सकेगा। और न्यायालय ऐसी याचिका में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में और बात के बारे में आवेदन अगर नामंजूर करने का कोई वैध आधार नहीं है उसके पास, और अपना समाधान हो जाने पर तदनुसार दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए आज्ञप्ति देगा। ये कहता है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। क्या कह रहा है? सबसे पहले कहता है, अब हम देख लेते हैं कि व्हेन आइदर ऑफ द हस्बैंड और द वाइफ, कि जबकि पति या पत्नी में से किसी ने विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज और कॉजेज, की युक्तियुक्त प्रति हेतु के बिना विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, एक दूसरे से अपने आप को साहचर्य से प्रत्याहृत कर लिया है, अलग कर लिया है, पृथक कर लिया है, तब पीड़ित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना के लिए एग्रीड पार्टी क्या करेगी? अप्लाई कर लेगी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए। कहां पर करेगी? याचिका जिला न्यायालय में देगा। कहां पर देगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देगा। और याचिका में किए गए कथनों की सत्यता पर विश्वास होने पर, कि जब सेटिस्फाइड हो जाती है कोर्ट कि जो भी स्टेटमेंट कहां दिए गए हैं, याचिका में दिए गए हैं, वो सच हैं, तो क्या करेगा? जो याचिका करता है उसे दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना के लिए आज्ञप्ति दे देगा। क्या दे देगा? डिक्री दे देगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की। और अगर विपक्ष वाली पार्टी क्या नहीं करती है, प्रत्युत्तरदाता क्या नहीं करता है, अभी भी डिक्री प्राप्त हो जाने पर भी उसके साथ नहीं रहता है, ठीक है, तो क्या होगा? उसका निष्पादन कैसे कराया जा सकता है, एग्जीक्यूशन कैसे कराया जा सकता है? सीपीसी के ऑर्डर 21 के रूल 32 के द्वारा, मीन्स संपत्ति की कुर्की के द्वारा उसका एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है। ठीक है जी। क्या है दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना? कि जब पति या पत्नी में से कोई भी पक्षकार बिना किसी युक्तियुक्त प्रति हेतु के बिना एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं, साहचर्य और सहवास से एक दूसरे को पृथक कर देते हैं, तो जो भी पीड़ित पक्षकार होगा वो क्या करेगा? जिला न्यायालय में चला जाएगा और जिला न्यायालय में जाकर अर्जी दे देगा कि मुझे उसे मेरे पास बुला दीजिए, दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना कर दीजिए, वो मेरे पास वापस लौट आए। ठीक है। और जब याचिका में जो भी दिए गए कथन हैं उनकी सत्यता पर जब कोर्ट को विश्वास हो जाता है, बिलीव हो जाता है कि ये सही कह रहा है, और नामंजूर करने के उसके पास कोई भी आधार नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है कि वो अर्जी या वो याचिका क्या कर दी जाए? डिसमिस कर दी जाए, तो वो क्या करेगा? दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना के लिए डिक्री दे देगा। कौन दे देगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे देगा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हमने कहां डिस्कस किया था? कहां डिस्कस किया था हमने? सेक्शन 3 के क्लॉज बी के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था। किसके बारे में? जिला न्यायालय क्या है इसके बारे में। ओके। इसके बाद में एक्सप्लेनेशन है कि इंसर्ट किया गया है बाय एक्ट नंबर 68 ऑफ 1976, मींस एक्सप्लेनेशन दी गई है 1976 में, इंसर्ट करके अंतस्थापित की गई है। ये कहता है कि जहां क्वेश्चन ये उठता है, एक्सप्लेनेशन ये बता रहा है कि जहां क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या साहचर्य से प्रत्याहरण के लिए युक्तियुक्त प्रति हेतु हैं, कि रीजनेबल कॉज थे कि वो उससे अलग रहने लगी या अलग रहने लगा, तो वहां रीजनेबल कॉज साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने कि उसे अपने आप को साहचर्य से प्रत्याहरण किया है, मींस अपने आप को दूर कर लिया है। ठीक है। प्रत्युत्तरदाता जो होगा, जो आंसर देने वाली पार्टी है, वो ये बात साबित करेगी कि हाँ मेरे पास रीजनेबल कॉज था, इसलिए मैं इससे अलग रहने लगा या अलग रहने लगी। ओके। अब केस देख लेते हैं। टी सरिता बनाम वेंकट सुबैया के केस में कहा गया, 1983 में एक केस आया कि जो सेक्शन 9 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या असंवैधानिक है। इस केस में कहा गया कि यह धारा क्रूर है, क्रूरल्टी वाली है, घृणा देने वाली और अमानवीय है। ये प्राइवेसी के राइट को क्या करती है? उल्लंघित करती है, एकांतता के अधिकार का उल्लंघन करती है, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। इसके बाद केस आया सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का, जो AIR 1984 में आया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है हिंदू मैरिज एक्ट का, जिसमें कहा गया कि सेक्शन 9 असंवैधानिक नहीं है,
विवाह के पक्षकारों को एक साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करती है? धारा 9 ये कहती है कि विवाह के पक्षकार अलग अलग ना रहे, इस बात के लिए धारा प्रोत्साहित करती है। और ये किसकी बात करती है? ये आर्टिकल 44 के बारे में भी बात करता है। क्या? ये केस सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का केस। इसके बाद में कुछ युक्तियुक्त आधार देख लेते हैं कि अलग रहने के कुछ युक्तियुक्त आधार भी माने जा सकते हैं। क्या होगा कि पक्षकार क्रूरल्टी करता हो, निर्दयता करता हो, वो अधर्मी हो गया हो, वो किसी उपपत्नी या किसी रखैल को रखता हो। ओके फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है सेक्शन 9। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अगर आप ये वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में किस बात के बारे में प्रावधान किया गया है और उसमें क्या कंडीशन रखी गई है। थैंक यू सो मच।